नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा। और हम इसकी चर्चा तब कर रहे हैं जब छायावाद चल रहा है, यानी कि द्विवेदी युगीन जो भी काव्य प्रवृत्तियां थी, अब वो छायावाद के समानांतर भी चल रही थी। अब इससे आप देखेंगे कि इतिहास लिखना कितना कठिन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि आप सभी को समझ में आ रही होगी कि छायावाद के समय में ही वो एक तरफ ब्रज भाषा काव्य परंपरा पर चर्चा कर रहे हैं और साथ में ये भी देख रहे हैं कि द्विवेदी काल की जो खड़ी बोली रही है, उसमें जो काव्य धारा लिखी जा रही थी, वो छायावाद में किस तरीके से समानांतर तौर पर चल रही है। तो इसमें हम कुल 6 कवियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, श्याम नारायण पांडे, प्रताप नारायण और तुलसी राम शर्मा दिनेश। इसमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिनको कि आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा, जिसमें आप श्याम नारायण पांडे का नाम ज़रूर पढ़े होंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में खूब सवाल पूछा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के बहाने आप देखेंगे कि इतिहास लिखना आसान नहीं रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी बारीकी से सभी काव्य परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि पढ़ने वालों को कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से हमने एक-एक टॉपिक को अलग-अलग वीडियोज के हिसाब से और कहाँ पर शुरू करना है, कहाँ पर एंड करना है, उसके आधार पर बनाने की कोशिश की है, ताकि क्लियरिटी बनी रहे। तो ये सभी वीडियो लेक्चर आगामी यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम और हिंदी पट्टी में होने वाले शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और हम चर्चा करते-करते पहुँच गए टॉपिक नंबर 87 के ऊपर। मैं आगे चर्चा करूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि आपके चैनल पर कोई चीज़ सीरियल वाइज़ या फिर परीक्षा के हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से नहीं दिखाई पड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, वहाँ से अपनी परीक्षा संबंधित मटेरियल को देखिए और पढ़िए। प्लीज़ मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करूँगा कि घबराने से बेहतर है कि थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति टॉपिक वाइज़ चीज़ों को बताता हो और वो प्लेलिस्ट को सीरियल वाइज़ नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपको खोजने की ज़रूरत है। और हम वैसे आपके आग्रह पर एक बार रिव्यू ज़रूर करेंगे, देखेंगे कि कौन-सी चीज़ जो है आपको सीरियल वाइज़ नहीं लग रही है, तो उसको हम सीरियल वाइज़ करेंगे। लेकिन ऑलरेडी आप सभी के कहने से पहले ही हमने उसको कर दिया है, प्लीज़ आप लोग जाकर देखिए। चलते हैं बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युगीन इन सभी कवियों के बारे में क्या लिखते हैं। जब आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा। लिखते हैं इस धारा का प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रज भाषा के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए। इन सभी कहानियों को आप पहले ही जान गए होंगे कि कैसे आलोचकों ने और कवियों ने ये पूरी कोशिश की कि अब कविता की भाषा ब्रज भाषा नहीं हो, बल्कि खड़ी बोली हो। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भूमिका निभाया था, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। श्रृंगार रस के कवित्व सवैये बहुत लिखे जा चुके हैं। अब और विषयों को लेकर तथा और छंदों में भी रचना चलनी चाहिए। खड़ी बोली को पद्यों में अच्छी तरह ढलने में जो काल लगा, उसके भीतर की रचना तो बहुत कुछ इतिवृत्तात्मक रही, पर इस तृतीय उत्थान में आकर यह काव्य धारा कल्पनान्वित, भाषाविष्ट और अभिव्यंजनात्मक हुई। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। आप देखेंगे कि जो द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा है, उसकी जो खास विशेषता है, अगर भाषा के दृष्टिकोण से देखें, तो उसमें स्निग्धता है। उसको पढ़ने के बाद आपको प्रसन्नता महसूस होगी, प्रांजलता है उसमें और अभिव्यंजनात्मकता है। इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता रही है। खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मजी है। भाषा का मजना
वहीं संभव होता है जहां उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश होता है और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ पद्यों में बैठते चले जाते हैं। एक संबंध सूत्र में बद्ध कई अर्थ समूहों को एक समन्वित भावना व्यक्त करने के लिए ही ऐसी भाषा अपेक्षित होती है। जहां एक दूसरे से असंबद्ध छोटी-छोटी भावनाओं को लेकर वाग वैशिष्ट की झलक या चलचित्र की ही छाया दिखाने की प्रवृत्ति प्रधान होगी, वहां भाषा की समन्वय शक्ति का परिचय न मिलेगा। व्यापक समन्वय के बिना कोई ऐसा समन्वित प्रभाव भी नहीं पड़ सकता जो कुछ काल तक स्थायी रहे। स्थायी प्रभाव की ओर लक्ष्य इस काव्य धारा में बना हुआ है। तो ये ऐसी काव्य धारा है जो कि छायावादी कविता के समानांतर चल रही है, लेकिन द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों को साथ में लेकर चल रही है। आगे लिखते हैं, दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है, हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों या उनके भिन्न-भिन्न योगों से संगठित छंदों का व्यवहार। इन छंदों की लयों के भीतर नाद सौंदर्य की हमारी रुचि निहित है। नवीनता में बट्टा लगने से के डर से ही इन छंदों को छोड़ना सहृदयता से अपने को दूर बताना है। नई रंगत की कविताओं में जो पद या चरण रखे जाते हैं, उन्हें प्रायः अलापने की जरूरत होती है। पर ठीक पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना और अलाप के साथ गाना दोनों अलग-अलग हैं। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बात में अंतर बता रहे हैं कि अगर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना अलग बात है और अलाप के साथ गाना दोनों अलग-अलग हैं। यानी कि लय के साथ आप कविता पढ़ रहे हैं और अलाप के साथ गाना गा रहे हैं, दोनों भिन्न-भिन्न क्रिया के रूप में हैं। तो इस कथन को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में पूछ लिया जाए, ये किसका कथन है? आगे हम चर्चा करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि इस धारा में कल्पना और भावात्मिका वृत्ति अधर में नाचती तो नहीं मिलती है, पर बोध वृत्ति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिक कर उसकी मार्मिकता का प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़ती है। इसमें कला का कुतूहल तो नहीं खड़ा होता, पर हृदय को रमाने वाली बात सामने आ जाती है। यह बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान काव्य ही के संचरण के लिए रास्ता खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। अब आप देख रहे हैं ये जो कथन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करिए। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। काव्य का सच्चा लक्ष्य क्या है? हृदय प्रसार, ऐसी चीज जो आपके हृदय को प्रभावित करती हो। अतः ज्ञान के साथ लगकर ही जब हमारा हृदय परिचालित होगा, तभी काव्य की नई नई मार्मिक अर्थ भूमियों की ओर वह बहेगा। ज्ञान को किनारे रखकर उसके द्वारा सामने लाए हुए जगत और जीवन के नाना पक्षों की ओर न बढ़कर यदि काव्य प्रवृत्त होगा, तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचित्र प्रदर्शन में ही लगा रह जाएगा। इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शून्य होता जाएगा, उसकी अनेक रूपता सामने न आएगी। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि धारा एक समीचीन पद्धति पर चली है। इस पद्धति के भीतर इधर आकर काव्यत्व का अच्छा विकास हो रहा है, यह देखकर प्रसन्नता होती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि रस मीमांसा नाम से एक पुस्तक लिख चुके हैं और वो बार-बार इसी प्रतिमान के आधार पर द्विवेदी योगीन कविताओं और छायावाद के समानांतर जो हृदय को प्रभावित करने वाली कविताएं हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि के साथ-साथ उनकी आलोचना दृष्टि भी दिखाई पड़ रही है। आगे बात करते हैं, लिखते हैं, अब इस पद्धति पर चलने वाले कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है और इसमें हम उन 6 कवियों को देखेंगे, जिनको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के समय में द्विवेदी कालीन कविता के कवियों के रूप में देखते हैं। पहला नाम है ठाकुर ठाकुर गोपाल शरण सिंह। हालाँकि इनका कम नाम आपको सुनाई पड़ता है, फिर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो कोई अंश नहीं छूटना चाहिए। ठाकुर गोपाल शरण सिंह के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, ठाकुर साहब अनेक मार्मिक विषयों का चयन करते
चले हैं, इससे इनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मजती चली आ रही है। इन रचनाओं का आरंभ संवत 1971 से होता है। अब तक इनकी रचनाओं के 5 संग्रह निकल चुके हैं। माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी। यानी गोपाल शरण की जो भी रचनाएं हैं वो 5 संग्रहों में निकली हुई हैं और पांचों का नाम आप देख रहे हैं। माधवी, मानवी, संचिता, ऐसा लग रहा है किसी के घर की लड़कियों का नाम है। ध्यान में रखिए, माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती, कादम्बिनी। बहुत लोग सॉरी बहुत लोग घर परिवार में नाम को लेकर परेशान रहते हैं कि बच्चों का नाम क्या रखें। तो आपको गोपाल शरण सिंह की रचनाएं भले याद ना हो, लेकिन ये मानकर चलिए कि ये 5 बहनें हैं। आप कभी अब नहीं भूलेंगे कि माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी ये 5 संग्रह हैं गोपाल शरण सिंह की कविताओं के। प्रारंभिक रचनाएं साधारण हैं, पर आगे चलकर हमें बराबर मार्मिक उद्भावना तथा अभिव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति मिलती है। इनकी छोटी-छोटी रचनाओं में, जिनमें से कुछ गेय भी हैं, जीवन की अनेक दशाओं की झलक है। तो पांचों कविताओं को जरूर ध्यान में रखिए। एक-एक कविता की चर्चा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। मानवी में इन्होंने नारी को दुल्हीन, देवदासी, उपेक्षिता, अभागिनी, भिखारिणी, वीरांगना इत्यादि अनेक रूपों में देखा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि गोपाल शरण सिंह इन्हीं के समानांतर अगर हम मैथिली शरण गुप्त की रचना देखें साकेत, उसमें भी इन्होंने स्त्री को ही केंद्र में रखा हुआ है, उर्मिला को केंद्र में रखा है। समानांतर गोपाल शरण सिंह महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होते हुए या फिर अपने समय से प्रभावित होते हुए कुछ ऐसे काव्य संग्रह लिखते हैं जिसमें कि नारी को केंद्र में रखा गया है, उसको दुल्हन के रूप में, देवदासी के रूप में। इसी के समानांतर देवदासी नाम से कहानी भी लिखी गई। आप सभी कमेंट करेंगे कि इसके कहानीकार कौन है। भिखारिणी भी आप देखेंगे कहानी लिखी गई है। तो क्या ऐसा है कि उस जमाने में एक ही शीर्षक से संबंधित कहीं कविता लिखी जा रही है, कहीं कहानी लिखी जा रही है, कहीं कुछ लिखा जा रहा है। तो मानवी का आप विषय वस्तु समझ गए। आगे लिखते हैं कि ज्योतिषमती के पूर्वार्ध में तो असीम और अव्यक्त तुम है और उत्तरार्ध में ससीम और व्यक्त मैं संसार के बीच है। यानी कि ज्योतिषमती में आप देख रहे हैं कि तुम और मैं का संवाद है। अक्सर आप तुम और मैं के संवाद को छायावादी कवियों में भी आप देखेंगे, क्योंकि उसी युग के समानांतर काव्य लेखन चल रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव इनके ऊपर भी दिखाई पड़ता है। आगे लिखते हैं कि इसमें प्रायः उन्हीं भावों की व्यंजना है जिनकी छायावाद के भीतर होती है। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि तुम और मैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने मैं शैली अपनाई। और अगर आप छायावाद अच्छे से समझना चाहते हैं तो बिना कहे आप छायावाद नाम की पुस्तक नामवर सिंह द्वारा जो लिखी गई है उसका अध्ययन जरूर कीजिए। अध्ययन करने के लिए आप अपने दिमाग को भारी कर कर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उत्साह के साथ पढ़ेंगे। उत्साह के साथ पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप भूमिका को पढ़ेंगे और जो इंडेक्स दिया गया है विषय सूची, उसमें से बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे। और आगे मन करेगा तो आप पढ़ लीजिए किताब। पढ़ने के लिए कोई नहीं रोका है, बस आपका मन भारी नहीं होना चाहिए कि ज्ञान प्राप्त करके क्या करूंगा जब परीक्षा ही नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वर्तमान समय में जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है, कथन कारण वाले सवाल इसी तरीके से पढ़ने के बाद सही होते हैं। आगे लिखते हैं कि छायावाद के आधार पर तो होती है, पर ढंग बिल्कुल अलग, अर्थात रहस्य दर्शियों का सा न होकर भोले भाले भक्तों का सा है। कवि ने प्रार्थना भी की है, पृथ्वी पर ही मेरे पद हों, दूर सदा आकाश रहे। यानी कि पृथ्वी पर ही मेरे पद हो, पैर हो, और जो आकाश हो हमसे हमेशा दूर रहे, यानी कि हमारा पैर धरती पर ही रहे। व्यंजना को गूढ़ बनाने के लिए कुछ असंबद्धता लाने, नितांत अपेक्षित पद या वाक्य भी छोड़ देने, अत्यंत स्फुट संबंध के आधार पर उपलक्षणों का व्यवहार करने का प्रयत्न इनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता। आजकल बहुत चलते हुए कुछ रमणीय लाक्षणिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। कुछ प्रगीत मुक्तकों में यत्र तत्र छायावादी कविता के ढंग के रूपक भी इन्होंने रखे हैं, पर वे खुलकर सामने
आते हैं, जैसे सज धज कर मृदु व्यथा, सुंदरी तज कर सब घर बार, दुख यामिनी में जीवन की करती है अभिसार। आपने सुमित्रानंदन पंत की बहुत सारी कविताओं में जरूर पढ़ा होगा अभिसार नायिका के तौर पर। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पंक्तियां छायावाद से कहीं कहीं प्रभावित हैं। उस अनंत के साथ अपना अटल संबंध कवि बड़ी सफाई से इतने ही में व्यक्त कर देता है। तू अनंत द्वितीय प्रकाश है, मैं हूं मलिन अंधेरा, पर सदैव संबंध अटल है, जग में मेरा तेरा। उदय अस्त तब तेरा साथी, मैं हूं इस जग में, मैं तुमसे ही मिल जाता हूं, होता जहां सवेरा। तो देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में मैं और तुम के बीच में संवाद हुआ है। आगे बात करें तो मानवी में अभागिनी को संबोधन करके कवि कहता है, चुकती है नहीं निशा तेरी, है कभी प्रभात नहीं होता, तेरे सुहाग का सुख बाले आजीवन रहता है सोता। है फूल फूल जाते मधु में, सुरभित मलयानिल बहती है, तब लता बल्लियां खिलती हैं, बस तू मुरझाई रहती है। सब आशाएं अभिलाषाएं उर कारागृह में बंद हुई, तेरे मन के दुख ज्वालाएं मेरे मन में छंद हुई। तो ऐसा लग रहा है कि मानवी को अभागिनी मानकर यहाँ पर संबोधित किया गया है और जो भी संबोधन है वो छायावादी कविताओं से प्रभावित है। छायावादी कविताओं में भी संबोधन एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में है। जैसे आपने सुमित्रानंदन पंत को पढ़ा होगा कि बाले तेरे बाल जाल में उलझा दूं कैसे लोचन। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ पंक्तियां उन्हीं से मिलती जुलती प्रतीत हो रही हैं और इस समय आपको नहीं समझ में आएगा जब एग्जाम में मिलती जुलती पंक्तियां पूछी जाती हैं, ऑप्शन में इस तरीके से मिलते जुलते कवियों का नाम होता है, तब दिक्कत होने लगती है। तो उम्मीद है कि हमारे संकेतों को आप जरूर ध्यान में रखते होंगे। आगे देखते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है अनूप शर्मा। इनसे भी बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं लेकिन विकल्पों में कई बार इनका नाम रहता है। अनूप शर्मा के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, बहुत दिनों तक ये ब्रज भाषा में ही अपनी ओजस्विनी वाग्धारा बहाते रहे। खड़ी बोली का जमाना देखकर ये उसकी ओर मुड़े। कुणाल का चरित्र इन्होंने सुनाल नामक खंड काव्य में लिखा है। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम बताया गया जिसका नाम है कुणाल, और कुणाल का चरित्र उन्होंने सुनाल नामक खंड काव्य में प्रस्तुत किया है। फिर बुद्ध भगवान का चरित्र देकर सिद्धार्थ नामक 18 सर्गों का एक महाकाव्य संस्कृत के अनेक वर्ण वृत्तों में इन्होंने लिखा है। कौन? अनूप शर्मा ने। जिसमें कि सुनाल आप ध्यान में रखिए, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है। इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह सुमनांजलि में है। अब सुमनांजलि इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। पुष्पांजलि, प्रेमांजलि इत्यादि नाम आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर है सुमनांजलि। इसमें इन्होंने फुटकल कविताओं का संग्रह किया है। इन्होंने फुटकल प्रसंगों के लिए कवित्व ही चुना है। भाषा के सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि, जिससे ये हमारे ज्ञान पथ में आने वाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक और मार्मिक रूप से रखकर काव्य भूमि के लिए भीतर ले आए हैं। जगत के इतिहास, विज्ञान आदि द्वारा हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचता है, वहाँ तक हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का एक काम होना चाहिए। एक चीज आप बार बार देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो चिंता है, चिंतामणि भाग 1, उसमें जो भी उन्होंने स्थापना दी है कि ज्ञान के साथ साथ हृदय को भी साथ में लेकर चलना। आज जिस काम को कवि भक्ति काल के कवियों द्वारा किया गया है कि पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो कहीं न कहीं ज्ञान के साथ साथ हृदय, यानी कि बुद्धि के साथ साथ हृदय के समन्वय की बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जरूर कर रहे हैं कि ठीक है, जहां तक ज्ञान पहुंचता है, हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का एक काम होना चाहिए। अनूप जी इसकी ओर बढ़े हैं। अनूप जी उनके आलोचना प्रतिमान पर एकदम खरे उतरते हैं। जीवन मरण में कवि की कल्पना जगत के इतिहास के विविध भूमियों के चित्र सामने लाई है। इसी प्रकार विराट भ्रमण में
देवी के आकाशचारी रथ पर बैठ कवि ने इस विराट विश्व का दर्शन किया है। एक झलक देखिए। तो पहले तो आपको रचनाओं का नाम याद रखना है। जीवन मरण, विराट भ्रमण, ये सब अनूप शर्मा की रचनाएं हैं। अब एक झलक हम देखते हैं कि कैसे एक कोई देवी है, वो आकाशचारी रथ पर बैठकर इस पूरे विश्व का दर्शन करने के लिए निकली है। पीछे दृष्टिगोचर था गोल चक्र पोषण का घूमता हुआ जो नील संपुटी में चलता, मानो जलयान के वितल पृष्ठ भाग मध्य आता चला फेन पीत पिंड सा उबलता, उछल रहे थे धूमकेतु धुरियों से तीव्र, यान केतु तड़ित भचक्र था उछलता, मारुत का मन का प्रवेग पड़ा पीछे जब, आगे चला बाजयुथ आतप उगलता। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है। जैसे ही मैंने बोला, बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये अलंकार आ गया होगा। और बाकी जो कवि हैं अनूप शर्मा, उन्होंने विराट विश्व का दर्शन यहाँ पर करने की कोशिश किया हुआ है। आगे चलते हैं। अगले जो कवि हैं उनका नाम है श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी। अच्छा, कई बार हितैषी जी को भी हमने विकल्पों में देखा, इनका नाम रहता है। और कई बार तो पूछ लिया जाता है कि हितैषी उपनाम किसका है। तो अब आप बताएंगे जगदम्बा प्रसाद। खड़ी बोली के कवित्वों और सवैयों में ये वही सरसता, वही भावभंगी लाए हैं जो ब्रज भाषा के कवित्वों और सवैयों में पाई जाती है। यानी जगदम्बा प्रसाद हितैषी की खास विशेषता ये है कि जिस तरीके से ब्रज भाषा के कवियों द्वारा कवित्वों और सवैयों में कविताएं लिखी जा रही थी, वैसे ही हितैषी जी खड़ी बोली में कवित्वों और सवैयों का प्रयोग करते थे। और उनका प्रयोग जो था वो पूरा सरसता से भरा हुआ था, भावभंगीपन था उसमें। इस बात में इनका स्थान निराला है। यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाओं में पाई जाती है, तो उसे रूखी और नीरस कोई न कहता। रचनाओं का रंग रूप अनूठा और आकर्षक होने पर भी अजनबी नहीं है। शैली वही पुराने उस्तादों के कवित्व सवैयों की है, जिनमें वाग्धारा अंतिम चरण पर जाकर चमक उठती है। हितैषी जी ने अनेक काव्योयुक्त विषय लेकर फुटकल छोटी छोटी रचनाएं की हैं, जो कल्लोलिनी और नवोदिता में संग्रहित हैं। अब हितैषी जी की काव्य के उपयुक्त यानी कि जो भी विषय वस्तु उन्होंने बनाया है, उसमें फुटकल छोटी छोटी रचनाएं शामिल की गई हैं, जिनका नाम है कल्लोलिनी और नवोदिता। मुझे याद आता है कि जेएनयू में एक प्रोग्राम होता था कल्लोल। तो आप ध्यान में रख सकते हैं कल्लोलिनी जो रचना है वो है जगदम्बा प्रसाद हितैषी की। और नवोदिता ये भी बहुत सार्थक अर्थ है। ठीक है, निवेदिता आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये है नवोदिता। दोनों में इनके फुटकल फुटकल कविता जो भी पद हैं वो संग्रहित हैं। अन्य उक्तियां इनकी बहुत मार्मिक हैं। रचना के कुछ नमूने देखिए। अन्य उक्तियों के लिए तो कई बार आप देखेंगे कि रीतिकालीन कवि फेमस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि आधुनिक काल में आकर जगदम्बा प्रसाद हितैषी ने भी कुछ इस तरह की कविताएं की हैं जो कि अन्य उक्तियों के लिए जानी जाती हैं। अब नमूने को हम देख लेते हैं। किरण नाम से एक कविता है, वहां से कुछ पद लिए गए। दुखनी बनी दीन कुटी में कभी, महलों में कभी महारानी बनी, बनी फूटती ज्वालामुखी तो कभी, हिमकूट की देवी हिमानी बनी, चमकी वन विद्युत रौद्र कभी, घन आनंद अश्रु कहानी बनी, सविता शशि स्नेह सुहाग सनी, कभी आग बनी कभी पानी बनी, भवसिंधु के बुद्बुद प्राणियों की तुम्हें शीतल श्वासा कहें कहो तो, अथवा छलनी बनी अंबर के उर की अभिलाषा कहें कहो तो, घुलते हुए चंद्र के प्राण की पीड़ा भरी परिभाषा कहें कहो तो, नभ से गिरती नखतावली के नयनों की निराशा कहें कहो तो। ये पंक्तियां जरूर आप ध्यान में रखिए, जो कि किरण कविता से ली गई हैं। परिचय नाम की एक कविता। हूँ हितैषी सताया हुआ किसी का, हर तौर किसी का विसारा हुआ, घर से
किसी के हूँ निकाला हुआ, दर से किसी के दुत्कारा हुआ, नजरों से गिराया हुआ किसी का, दिल से किसी का हूँ उतारा हुआ, अजी हाल हमारा ही पूछते क्या, हूँ मुसीबत का एक मारा हुआ। क्या जबरदस्त तरीके की पंक्तियां यहाँ पर हितैषी जी ने लिखा है अपने नाम के अनुरूप ही। उम्मीद है कि ये पंक्तियां आपके दिलो दिमाग में बैठ रही होंगी और मौका मिलेगा तो कभी आप किसी के लिए आप बोल भी सकते हैं कि अजी हाल हमारा ही पूछते क्या, हो मुसीबत का एक मारा हुआ। कितनी दर्दनाक ये पंक्तियां हैं। अगले जो कवि हैं उनका नाम है श्री श्याम नारायण पांडे। ये अभी तक जितने भी कवियों का हमने नाम लिया उसमें सर्वाधिक चर्चित नामों में से एक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखते हैं, इन्होंने पहले त्रेता के दो वीर नामक एक छोटा सा काव्य लिखा था जिसमें लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्व चित्रित किया था। यह रचना हरिगीतिका तथा संस्कृत के कई वर्ण वृत्तों में द्वितीय उत्थान की शैली पर है। माधव और रिमझिम नाम की इनकी दो और छोटी छोटी रचनाएं हैं। इनकी ओजस्विनी प्रतिभा का पूर्ण विकास हल्दी घाटी नामक 17 सर्गों के महाकाव्य में दिखाई पड़ा। तो श्याम नारायण पांडे, शायद इनका जो संबंध है मऊ जिले के आसपास में है और मऊ आजमगढ़ उस जमाने में श्री श्याम नारायण पांडे उसी इलाके के थे और हल्दी घाटी के लिए ये जाने जाते हैं। ओजस्विनी प्रतिभा का पूर्ण विकास इनकी रचना हल्दी घाटी में दिखाई पड़ता है जो कि कुल 17 सर्गों में। आपने प्री प्रवास पढ़ा होगा, उसमें भी कुछ इसी तरीके के सर्गों का उल्लेख किया गया है। मुझे मालूम था कि आपका दिमाग रबर की तरह संकुचित हो गया था लेकिन अब फैल गया होगा कि जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब हमें प्रिय प्रवास क्या हल्दी घाटी भी याद हो गया कि इसमें कुल 17 सर्ग। आप देखेंगे कि चाहे वो संस्कृत महाकाव्य हो चाहे हिंदी महाकाव्य हो, 17 काफी कॉमन है। 15, 17, 12, ठीक है, इस तरीके के सर्ग काफी आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो हल्दी घाटी में कुल 17 सर्ग दिखाई पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्साह की अनेक अंतर्दशाओं की व्यंजना तथा युद्ध की अनेक परिस्थितियों के चित्रण से पूर्ण यह काव्य खड़ी बोली में अपने ढंग का एक ही है। युद्ध के समाकुल वेग और संघर्ष का ऐसा सजीव और प्रवाहपूर्ण वर्णन बहुत कम देखने में आता है। कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं तो हल्दी घाटी से संबंधित जो उसमें उत्साह का भाव है। और आप जानते हैं जहां भी उत्साह का भाव होता है वहां पर कौन सा रस होता है, वहां पर वीर रस की प्रधानता होती है। तो पद्य कुछ नीचे दिए गए हैं। सावन का हरित प्रभात रहा, अंबर पर थी घनघोर घटा, फहराकर पंख थिरकते थे, मन भाती थी वन मोर छटा, वारिद के उर से चमक दमक, तड़तड़ थी बिजली तड़क रही, रह रह कर जल था बरस रहा, रणधीर भुजा भी फड़क रही। धरती की प्यास बुझाने को वह घर रही थी घन सेना, लोहू पीने के लिए खड़ी यह हर रही थी जनसेना, नभ पर चमचम चपला चमकी, चम चम चमकी तलवार इधर, भैरव अमंद घननाद उधर, दोनों दल की ललकार इधर। तो देखने से ही लग रहा है कि उत्साह भाव है और वीर रस की प्रधानता आपके अंदर आई गई होगी, वीर रस से युक्त हो गए होंगे। ओजस्वी पंक्तियां हैं, ये सब किसकी हैं? श्याम नारायण पांडे की। आगे और कुछ पंक्तियां हैं। कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, बैरी दल की ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी, क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। तो पंक्तियां कितनी जबरदस्त हैं, याद करने लायक हैं और ऐसा लग रहा है कि इनको पढ़ते हुए पूरा युद्ध का मैदान आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। अगले जो कवि हैं उनका नाम है पुरोहित प्रताप नारायण। अपेक्षाकृत बहुत कम इनके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन जब दिन खराब हो तो यहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। शुक्ल जी ने लिखा कि इन्होंने नल नरेश नामक महाकाव्य 19 सर्गों में रोला हरिगीतिका आदि हिंदी छंदों में लिखा है। इसकी शैली अधिकतर उस काल की है जिस काल में द्विवेदी जी के प्रभाव से
खड़ी बोली हिंदी के पद्यों में परिमार्जित होती हुई ढल रही थी। खड़ी बोली की काव्य शैली में इधर मार्मिकता, भावुकता और वक्रता का जो विकास हुआ है, उसका आभास इस ग्रंथ में नहीं मिलता। अलंकारों की योजना बीच-बीच में अच्छी की गई है। इस ग्रंथ में महाकाव्य की उन सब रूढ़ियों का अनुसरण किया गया है, जिनके कारण हमारे यहाँ मध्यकाल के बहुत से प्रबंध काव्य कृत्रिम और प्रभाव शून्य हो गए। इस 20वीं सदी के लोगों का मन विरह ताप के लेपादि उपचार, चंद्रोपालभ इत्यादि में नहीं रम सकता। श्री मैथिली शरण गुप्त के साकेत में भी कुछ ऐसी रूढ़ियों का अनुसरण जी उबाता है। मन के मोती और नवकुंज में प्रताप नारायण जी की खड़ी बोली की फुटकल रचनाएं संग्रहित हैं। तो कुछ रचनाओं का नाम दिया गया, आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। मन के मोती और नवकुंज, जिनकी शैली अधिकतर इतिवृत्तात्मक, यानी जो द्विवेदी युग की खास विशेषता है वही इसकी शैली है। काव्य कानन नामक बड़े संग्रह में ब्रज भाषा की भी कुछ कविताएं हैं। आपने एक ग्रंथ पढ़ा होगा कविता कानन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ग्रंथ है काव्य कानन। चकमा देने के लिए पूछा जा सकता है आपसे कि ये कविता कानन किसका ग्रंथ है और काव्य कानन किसका। अगले जो कवि हैं उनका नाम है तुलसीराम शर्मा दिनेश। वैसे तो तुलसीराम को हमने भक्ति काल में पढ़ा है, बल्कि वो तुलसीदास हैं। और तुलसीराम आप देखेंगे कि जो मुदैया के आत्मकथाकार हैं उनका नाम है। लेकिन द्विवेदी काल में भी तुलसीराम शर्मा उपनाम इनका है दिनेश, ये लिखा करते थे। इनके बारे में शुक्ल जी ने लिखा कि इन्होंने 272 पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विविध अंगों को लेकर लिखा है। यह 8 अंगों में समाप्त हुआ है। इसमें कई पात्रों के मुंह से आधुनिक समय से उठे हुए भावों की व्यंजना कराई गई है। जैसे श्री कृष्ण उद्धव द्वारा गोपियों को संदेशा भेजते हैं, दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके आर्त उश्वासों को ही वंशी का स्वर मानो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तुलसीराम शर्मा दिनेश ने श्री कृष्ण के चरित्र को बनाया हुआ है, केंद्र में रखा है कविता में। और यहाँ पर भी उद्धव द्वारा गोपियों को संदेशा भेजा जाता है और श्री कृष्ण द्वारा भिजवाया जाता है कि दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके आर्त उश्वासों को ही वंशी का स्वर मानो। इसी प्रकार द्वारका के दुर्ग में बैठकर कृष्ण भगवान बलराम का ध्यान कृषकों की दशा की ओर इस प्रकार आकर्षित करते हैं। जो ढकता है जग को तन को, जो रखता लज्जा सबकी, जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी, आज कृषक वह पिसा हुआ है इन प्रमत्त भूपों द्वारा, उसकी घर की गायों का रे दूध बना मदिरा सारा। तो आप देख रहे हैं कि उस जमाने में भी किसानों को ध्यान में रखते हुए कविता लिखना एक प्रगतिशील चेतना को बतलाता है। और उसमें दिनेश नाम के जो कवि हैं उन्होंने जरूर इसको विषय बनाया है। आगे लिखते हैं कि पुरुषों के सब कामों में हाथ बटाने की सामर्थ्य स्त्रियां रखती हैं, यह बात रुक्मणी कहती है। यह सब होने पर भी भाषा प्रौढ़, चलती और आकर्षक नहीं है। सब कुछ अच्छा है अगर देखा जाए तो, कृषक विमर्श, स्त्री विमर्श इनकी कविताओं में पाया जाता है। लेकिन अगर भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो जिस तरीके से खड़ी बोली की भाषा प्रौढ़ होनी चाहिए उस तरीके से इनकी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने छायावाद के समानांतर द्विवेदी काल की जो प्रवर्तित खड़ी बोली काव्यधारा थी उसका हमने अध्ययन किया है। आगे विशुद्ध तरीके से हम छायावाद पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि कितना ये कंफ्यूजिंग है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए समानांतर जो भी काव्य धाराएं चल रही हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया है समझने के दृष्टिकोण से। उम्मीद है कि यहाँ पर भी आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।